हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आलोक अग्रवाल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फंडामेंटल्स एंड टेक्निक्स ऑफ राइटिंग एकेडमिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो इस वीडियो का कंटेंट रहेगा, सबसे पहले हम रिपोर्ट क्या होती है वो देखेंगे। उसके बाद अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स के बारे में देखेंगे। और फिर हम देखेंगे जो एकेडमिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है जिसके बारे में ये वीडियो है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। उस स्ट्रक्चर में जो पॉइंट्स है उसके अंदर हमको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी होती है। और फिर आखिरी में हम देखेंगे कि किसी भी रिपोर्ट या एकेडमिक रिपोर्ट को लिखने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। ठीक। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट्स। रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट एक सिस्टमेटिक, वेल ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट्स है जो कि बताता है एक सब्जेक्ट और प्रॉब्लम के बारे में। ठीक। और उसके सॉल्यूशन के। अब इसमें क्या क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए रिकॉर्ड ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑल द इवेंट और वेल ऑर्गेनाइज्ड इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक। तो इसमें क्या होना चाहिए कि जो भी चीजें हम कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। और वो जो रिकॉर्ड है वो पूरी की पूरी तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होना चाहिए। अब यहाँ पे जो हमने फैक्ट्स इवेलुएट किए हैं या उस दौरान, प्रोसेस के दौरान जो हमको रिजल्ट आए हैं वो हमको इसमें इंक्लूड करना है। जो आउटकम आए हैं उस पर प्रॉपर डिस्कशन करना है। और उस पर फिर डिसाइड करना है कि हमको आगे और क्या चीजें करना है। और एट द एंड हमको कंक्लूजन बताना पड़ेगा कि उस वर्क से हमको जो कंक्लूजन मिला उसको प्रॉपरली हमको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। ठीक। और फिर जब हम कंक्लूजन लिख लिए तो हमारे तरफ से एक रिकमेंडेशन आना चाहिए कि इसमें और क्या किया जा सकता है। तो कोई भी रिपोर्ट इन चीजों पे बेस्ड होती है, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। तो अब रिपोर्ट्स कई तरीके की होती है। बिजनेस रिपोर्ट जो इंडस्ट्रीज या बिजनेसमैन यूज करते हैं, साइंटिफिक रिपोर्ट जो साइंटिस्ट यूज करते हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो पुलिस या डिफेंस डिफेंस में यूज होती है। नेक्स्ट रिसर्च रिपोर्ट, जब कोई रिसर्च करता है उस पे जो रिपोर्ट होती है उसको रिसर्च रिपोर्ट बोलते हैं। और एक होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो हमारा इस वीडियो का जो कंटेंट रहेगा वो प्योरली प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे रहेगा। कि जब एक यूजी का हम प्रोजेक्ट करते हैं या पीजी का जब हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट के बाद एक रिपोर्ट तैयार होती है। उस रिपोर्ट को हम कई बार थीसिस भी बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक। तो भले ही वो यूजी की हो पीजी की हो, उस सब में एक जैसा कंटेंट होता है। बस उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन या उसमें हम क्या काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है। ठीक। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, एकेडमिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सबसे पहले उसमें एक टाइटल पेज होगा। फिर डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट होगा। एक्नॉलेजमेंट होगा। एब्रीवेशन, टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स। एब्स्ट्रैक्ट होगा। चैप्टर 5 चैप्टर पे जनरली डिवाइड होता है। इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मटेरियल्स मेथड, रिजल्ट्स डिस्कशन, कंक्लूजन एंड फ्यूचर स्कोप और रेफरेंसेस। आखिरी में अगर उस रिपोर्ट से कुछ आपने पेपर प्रेजेंट किया है या रिसर्च पेपर निकाला है तो उसकी लिस्ट आ जाए। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है एकेडमिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। अब हम देखेंगे इसमें हर एक के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी पड़ती है। तो सबसे पहले अपन आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो आपके इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। तो 3 स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। सबसे पहले टाइटल पेज होता है। कि टाइटल पेज में क्या रहता है, ये हर एक इंस्टीट्यूट का अपने तरह से डिजाइन किया हुआ एक फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले इस टाइटल पेज में आप आता है आपके टाइटल, प्रोजेक्ट का टाइटल, कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसका टाइटल क्या है। उसके बाद आता है कोर्स नेम, आप क्या कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, और साथ में ब्रांच। इसके बाद स्टूडेंट का नाम आता है एनरोलमेंट नंबर के साथ। फिर गाइड का नाम आता है। और उसके बाद इंस्टीट्यूट का लोगो आता है नाम के साथ। और साथ ही साथ एट द एंड हम ये भी लिख सकते हैं इसमें कि कौन से ईयर की है या कौन से मंथ की है। ठीक। तो ये हमारे टाइटल पेज का कंटेंट है। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन एंड सर्टिफिकेट। यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो डिक्लेयर करता है कि जो वर्क उसने किया है वो ओरिजिनल वर्क है, कहीं से हमने इसको कॉपी नहीं किया। ये जो डिक्लेरेशन है वो साइन होता है स्टूडेंट के द्वारा। सर्टिफिकेट में सुपरवाइजर ये इंश्योर करता है कि भाई ये जो काम है ये ऑथेंटिक है और इसी कैंडिडेट ने इस काम को किया है अंडर माय सुपरविजन। और उसमें फिर सुपरवाइजर साइन करता है और वो काउंटर साइन होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट।
नेक्स्ट होता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में बहुत सारी चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट के दौरान जिस किसी ने भी आपकी हेल्प की है उन सबको आपको एक्नॉलेज करना है। तो जितने भी पर्सन आपके हेल्प किए हैं ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ योर प्रोजेक्ट, यू हैव टू ऐड देयर नेम। ठीक। इसके अलावा अगर आपने अपना प्रोजेक्ट किसी इंस्टीट्यूट के बाहर किसी लेबोरेटरी में जाके किया है या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके किया है, उनकी लैब में किया है, तो आपको उस इंस्टीट्यूट या उस लैब को भी एक्नॉलेजमेंट देना पड़ता है। ठीक। अगर इसके अलावा अगर आपको कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, कोई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे हम को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी फंडिंग एजेंसी से, तो उसको भी एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे हमको करना पड़ता है। तो ये तीन जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करता है। एक्नॉलेजमेंट में आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन टाइटल, प्लेज, डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है वही फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं एब्रीवेशन। अब जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, कुछ सिंबल्स हम यूज करते हैं, तो उन सब को हमको अलग से लिस्ट आउट करना पड़ता है एट द बिगनिंग ऑफ आवर प्रोजेक्ट रिपोर्ट अंडर द हेडिंग ऑफ एब्रीवेशन। एब्रीवेशन में क्या होता है कि जितने भी नोटेशन हम यूज किए हैं सबको हम लिस्ट डाउन करते हैं यहाँ पे। ठीक। ऑल टाइप ऑफ सिंबल्स, जितने भी सिंबल्स हम यूज किए हैं अपनी पूरी थीसिस में या प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, उसको यहाँ पे हम यूज करते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स जो हम यूज करे हैं उसको हम यहाँ पे लिस्ट आउट करते हैं। और अगर एक बार हमने यहाँ पे उसको बता दिया कि ये चीज इसको डिनोट कर रही है, तो उसके बाद बार बार हमको अपने थीसिस में या प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एब्रीवेशन स्टार्टिंग में रहता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। इसके बाद आता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट जैसा बुक का टेबल ऑफ कंटेंट होता है कि अंदर थीसिस में क्या क्या चीजें हैं वो पूरा हमको यहाँ पे बताना पड़ता है विद पेज नंबर। तो यहाँ पे हर एक चीज टेबल ऑफ कंटेंट में आती है, सिर्फ टाइटल पेज को हम यहाँ पे नहीं इंक्लूड करते। ठीक। शुड इंक्लूड एवरीथिंग एक्सेप्ट द टाइटल पेज। जब स्टार्टिंग के जो पेजेस होते हैं जो हमने देखा, क्या क्या, सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, एब्रीवेशन, ये सब में क्या होता है, रोमन नंबरिंग होता है। एब्स्ट्रैक्ट तक रोमन नंबरिंग होगा। उसके बाद जब हमारा इंट्रोडक्शन चालू होता है, जो मेन थीसिस चालू होती है, तब वहां से हम न्यूमेरिक नंबर देते हैं। ठीक। कहाँ तक देते हैं न्यूमेरिक नंबर? रेफरेंस तक, आखिरी तक। अब जो टाइटल पेज है उसमें हम पेज नंबर नहीं देते हैं, इसीलिए उसको इस टेबल ऑफ कंटेंट में भी हम ऐड नहीं करते। तो जो फर्स्ट पेज रहेगा वो टाइटल पेज के बाद से स्टार्ट होगा, जो कि रोमन नंबर। यहाँ पे चैप्टर, जो चैप्टर का टाइटल है आपका, वो आएगा टेबल ऑफ कंटेंट में, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जो सब सेक्शन है उस चैप्टर के, वो भी हमको टेबल ऑफ कंटेंट में डालने पड़ेंगे। ठीक। ये जो पेज नंबर है टेबल ऑफ कंटेंट में, उसको आप हाइपर लिंक भी कर सकते हैं। अगर कोई सॉफ्ट कॉपी में अगर डायरेक्ट उस पेज नंबर में क्लिक करेगा तो रिपोर्ट के उस पेज नंबर में डायरेक्ट पहुंच जाएगा, ताकि उसको सुविधा रहेगी कि जो भी चीज उस कंटेंट से वो पढ़ना चाहता है वो उस चीज को पढ़ ले। ये जरूरी नहीं है कि आप हाइपर लिंक प्रोवाइड करें वहां पे, लेकिन अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट का बनाने का तरीका हो। नेक्स्ट अब हम आते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट के बाद होता है जो फिगर्स और टेबल्स जितने भी आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हैं, उनके लिए अलग से आपको दो पेज रखने पड़ेंगे, जिसमें एक पेज में लिस्ट ऑफ फिगर्स होगा और दूसरे पेज में लिस्ट ऑफ टेबल्स होगा। तो जितने भी फिगर आपने यूज किए हैं, ठीक, उन सबको आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। सेपरेट पेज शुड बी देयर, लिस्ट ऑफ फिगर एंड लिस्ट ऑफ टेबल अलग से एक पेज होगा। यहाँ पे हम हर एक फिगर को इंक्लूड करेंगे, हर एक टेबल को इंक्लूड करेंगे, और इंक्लूड करते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे थीसिस के अंदर या प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर जो नाम दिया गया है उसको, जो नंबरिंग दी गई है उसको, उसी के हिसाब से यहाँ पे भी हम उसको करेंगे। साथ ही साथ उसके साथ हमको पेज नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा कि भाई ये जो फिगर है ये रिपोर्ट के कौन से पेज नंबर में है, ये जो टेबल है ये रिपोर्ट के कौन से पेज नंबर में है। तो इस तरह से हमको ये डिजाइन कर। नेक्स्ट आते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। ये अराउंड 300 से 400 वर्ड्स का होता है। इसको हम डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में। जो 300 से 400 वर्ड है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो स्टार्टिंग के 50 वर्ड्स होते हैं उसमें हम अपना जो टॉपिक है जिस पे हम काम कर रहे हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं,
और साथ ही साथ ये बताते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो हमको क्यों करना पड़ रहा है, क्या गैप है, क्या पहले नहीं हुआ है जिसके कारण हमने ये टॉपिक लिया। उसके बाद नेक्स्ट 150 वर्ड्स के अराउंड हम ये बताते हैं कि हमारा जो ये टॉपिक है इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, और उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम क्या मटेरियल्स या क्या मेथड यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट के जो 100 या 150 वर्ड्स में हम इंक्लूड करते हैं हमारे जो काम किया है उसकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है उससे हमको क्या मिला, क्या आउटपुट मिला, उसको हम यहाँ पे बताते हैं। 100 150 वर्ड्स, अगर ज्यादा है तो 200 वर्ड्स तक भी हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन सबसे आखिरी में लिखा जाता है, क्योंकि जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तभी हम उसको प्रॉपर प्लान करके इन 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट को सबसे एंड में लिखा जाता है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में। ठीक। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने चैप्टर में, दैट इज चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। यहाँ से हमारा न्यूमेरिक नंबरिंग पेज नंबर चालू हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट तक हमको रोमन नंबर यूज करना है पेज नंबर। तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा, इंट्रोडक्शन में हमको रीडर को इंट्रोड्यूस करना है कि हमारे प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट हमने सेलेक्ट किया है वो किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। सबसे पहला पॉइंट। फिर उसके बाद हमको ये बताना पड़ेगा कि जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके सोसाइटी में क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कोई भी हम काम कर रहे हैं दैट शुड बी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, तो सोसाइटी में उस प्रोजेक्ट का एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है कि नहीं, वो हमको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा टॉपिक हमने सेलेक्ट किया उसके पीछे की थ्योरी थ्योरी बतानी पड़ेगी। ठीक। और हमको ये भी बताना पड़ेगा कि ऑलरेडी इसमें क्या काम थोड़ा बहुत हो चुका है, जहां से हम अलग अलग जगह से उसको गैदर करके यहाँ पे बताएंगे इन ए वेरी शॉर्ट। नेक्स्ट, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जो हम जब स्टडी करेंगे कि ऑलरेडी इसमें क्या काम हुआ है इसको इंट्रोडक्शन में बताएंगे, तो उस चीज में क्या प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम भी हमको थोड़ा यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक। ताकि हम जस्टिफाई कर सके कि हमने अपना जो प्रॉब्लम लिया है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमने क्यों लिया है। फिर उसके बाद ये सब होने के बाद हमको अपने प्रोजेक्ट को या अपने काम को इंट्रोड्यूस करना है। इसमें 1 या 1.5 पेज में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक। उसको पूरा का पूरा प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना है उसका। और चैप्टर के आखिरी में हमको एक सिनॉप्सिस प्रोवाइड करना है कि ये पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें हमने इंक्लूड की। साथ ही साथ चैप्टर 1 में हमको एक और चीज बतानी पड़ती है, जो आगे आने वाली थीसिस के चैप्टर है, चैप्टर 2 चैप्टर 3 एंड सो ऑन, उसमें हम क्या क्या चीजें देने वाले हैं। हर एक चैप्टर के बारे में 1 या 2 सेंटेंस में हमको बताना है कि हम उसमें क्या क्या करने वाले हैं। तब ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट होगा, और चैप्टर 1 पढ़ने के बाद रीडर को पता लगेगा कि ये थीसिस में क्या क्या चीजें हैं या क्या क्या चीजें वो एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं चैप्टर 2 में, दैट इज लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या है, जो पहले काम हो चुका है उस काम को अच्छे से स्टडी करना और उसको अपने वर्ड्स में लिखना। आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी काम हुआ है उसको सबसे पहले आपको प्रॉपर स्टडी करना है, क्योंकि जितना आप पुराने काम को स्टडी करेंगे उतना ही ज्यादा क्लियर होगा कि आपको काम क्या करना है। ठीक। क्योंकि आपको कुछ नया काम करना है, तो जब काम जो हो चुका है वो आपको प्रॉपरली पता होगा, तभी तो कुछ आप नया काम कर पाएंगे। तो पुराने जो रेफरेंस हैं, जो पुराने पेपर्स हैं या पुराने जो भी लिटरेचर्स हैं उसको आपको पढ़ना पड़ेगा और उसको अपने वर्ड्स में लिखना पड़ता है लिटरेचर रिव्यू के अंदर। यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि जो रिसेंट काम हुआ है, जो लेटेस्ट लिटरेचर है उसको अपने लिटरेचर रिव्यू में ऐड करें, ताकि हम ये बता सकें कि हमने रिसेंट रिसर्च पे वर्क किया है, रिसेंट जो काम हो रहा है उसके उसको अपडेट करते हुए हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक। नेक्स्ट, जब हम किसी और के वर्क को डिस्कस करते हैं तो उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करना चाहिए। ठीक। और हमको ये कोशिश करना चाहिए कि हम उसके काम में जो एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल है उसको हम यहाँ पे प्रेजेंट कर सके। इससे क्या होगा, जो रीडर है उसको हेल्प मिलेगी कि वो आपके काम को और जो पहले काम हो चुका है उन दोनों को कंपेयर कर सके और पता लगा सके कि आपके काम में क्या नयापन। ठीक। जब भी आप किसी के काम को रिपोर्ट करें कि इनने ये काम किया है तो हमको प्रॉपर रेफरेंस देना पड़ेगा। ठीक।
और हमको बताना पड़ेगा कि ये काम किसने किया है। ठीक, तो ये चीज बहुत जरूरी है। अब लिटरेचर रिव्यू के बाद, जब हमारा लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमको दो चीज ऐड करनी पड़ती है, दैट इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर वर्क। तो अगर हमारा लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट हुआ है तो हमको पता लगेगा कि जो पहले काम हुआ है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और उस प्रॉब्लम के बेसिस में हम ऑब्जेक्टिव अपना फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो दो चीजें हैं लिटरेचर रिव्यू में, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और ऑब्जेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड ऑब्जेक्टिव। तो अगर हमारा लिटरेचर रिव्यू बहुत स्ट्रांग है, हमने पुराने काम को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। ठीक, कि क्या प्रॉब्लम है। हमेशा कोशिश करिए कि जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है उसको हम पॉइंट वाइज लिखें। ठीक, पॉइंट के फॉर्म में लिखें। जब हमारा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हम आते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो जो चीज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हमने देखा कि पहले के काम में मिस हो गई है, वही हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। उसी को हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि भैया ये काम नहीं हुआ है, अब हम इसमें ये काम करने वाले हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है, इसको बड़े ध्यान से लिखना पड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, क्योंकि जो भी रीडर है वो ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले पढ़ता है, ताकि इसको पता लगता है कि इसने क्या क्या काम किया है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें जो मेन रिसर्च वर्क आपने किया है, जो भी काम किया है, वो उसमें क्या क्या होना चाहिए, वो रिसर्च वर्क को डिस्कस करना है। जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मेजरेबल होना चाहिए, वो हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ मेजरेबल क्वांटिटी में अगर अपना ऑब्जेक्टिव बताएंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। और उसको ऑब्जेक्टिव को एंड करना है हमको एक पॉइंट से, कि इस काम को करने के बाद हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो क्या हो सकता है। तो ये तीन चीजें ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी थीसिस का, और बहुत ही अच्छे से इसको लिखना पड़ता है। 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। और हर एक ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अराउंड 40 to 50 वर्ड्स में इसको खत्म करना है। उससे 30 वर्ड्स में भी अगर आप खत्म करें तो बहुत अच्छी बात होती है। 2 या 3 लाइन, मैक्सिमम 3 लाइन से ज्यादा का ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको 2 लाइन में खत्म कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट अब हम आते हैं चैप्टर 3 में, जिसमें हम मटेरियल्स और मेथड्स के बारे में बताते हैं। यहाँ पे जितने भी मटेरियल हमने यूज किए हैं अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उस मटेरियल के बारे में हम बताते हैं, उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देते हैं, और उसकी फोटोग्राफ भी ऐड करते हैं कि भैया हमने ये मटेरियल बना यूज किया है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो उसकी प्रॉपर फोटोग्राफ्स भी हम यहाँ पे लगाते हैं। एक्चुअल मटेरियल की फोटोग्राफ लगाना है आपको, नेट से निकाल के नहीं लगाना है। यहाँ पे अगर हमने अपने प्रोजेक्ट में कोई सॉफ्टवेयर यूज किया है, तो उस सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना है कि वो सॉफ्टवेयर क्या है, क्या क्या कर सकता है वो। ठीक, वो सब पूरा उसका वर्जन, हर चीजें आपको डिस्कस करना है। उसके बाद हर एक मेथड डिस्कस करना है। अगर आप कोई फॉर एग्जांपल एक मॉडल बना रहे हैं, तो उस मॉडल बनाने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ा, उसको प्रॉपरली यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, हर एक मेथड को यहाँ पे बताना है। इसके बाद अगर आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, तो उस एक्सपेरिमेंट की पूरी डिटेल देना है, और उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो भी आपको इक्विपमेंट यूज किया है उसके बारे में बताना है। जो भी स्टैंडर्ड फॉलो किया है उसके बारे में आपको यहाँ पे प्रॉपरली डिस्कस करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपने किया है वो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। यहाँ पे प्रॉपर इक्वेशन नंबर के साथ आपको यहाँ पे उसको रिफ्लेक्ट करना है, जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके प्रोजेक्ट में हुए हैं। जितने भी फिगर हैं या जितनी भी टेबल इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में आप यूज कर रहे हो, उसको प्रॉपर नंबर देना है। अब देखिए ये चैप्टर 3 है, तो यहाँ पे जो फिगर नंबरिंग होगी वो 3.1, 3.2, 3.3 होगी। उसी प्रकार टेबल नंबरिंग होगी वो 3.2, 3.1, 3.2, 3.3 होगी। वैसे ही अगर किसी और चैप्टर में आप कोई फिगर और टेबल यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो नंबरिंग होगी वो उस चैप्टर के अकॉर्डिंग होगी। जैसे फर्स्ट चैप्टर में कर रहे हैं तो 1.1, 1.2, सेकंड में कर रहे हैं तो 2.1, 2.2 एंड लाइक वाइज। तो इस तरह से आपकी नंबरिंग होती है, और यही नंबरिंग आपको स्टार्टिंग में जब आप लिस्ट ऑफ फिगर और लिस्ट ऑफ टेबल बताते हैं वहां पे भी रखनी है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम चैप्टर 4 में, रिजल्ट और डिस्कशन में। तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट्स आपके प्रोजेक्ट के थ्रू आपको आए हैं उसको आप कोशिश करिए कि फिगर्स और टेबल्स में रिप्रेजेंट कर सके।
विथ प्रॉपर नंबरिंग लाइक 4.1 4.2, इस तरह से। ठीक। जो भी ग्राफ आपको आए मिले हैं उसको आप प्रॉपरली एक्सप्लेन करिए, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करिए, कहीं से कॉपी मत करिए। जो भी ट्रेंड आया है उसको आपने बता दिया कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक। तो इसके लिए आप कुछ रीजन बनाइए, थ्योरेटिकल रीजन, या फिर आप पुराने जो रेफरेंस है उसको भी यूज कर सकते हैं कि जो पहले काम हुआ है उसमें भी इसी तरीके का रिजल्ट आया था और हमारा भी इसी तरीके का रिजल्ट है, और उसके काम से आप निकाल सकते हैं कि क्या रीजन था उसका। तो ये जरूरी है इसमें करना। जहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड यूज किए हैं वो सब बताना है। जो सॉफ्टवेयर जनरेटेड रिजल्ट होता है उसको आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है अपने शब्द में। और ये जो सॉफ्टवेयर जनरेटेड जो भी काम होता है इसको हमको वैलिडेट करना जरूरी हो जाता है। आइदर हम एक्सपेरिमेंट से इसको वैलिडेट करें या किसी मैथमेटिकल या एनालिटिकल मॉडल से इसको वैलिडेट करें, तब जाके आपका जो सॉफ्टवेयर जनरेटेड रिजल्ट है उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। नेक्स्ट, लास्ट चैप्टर, कंक्लूजन एंड स्कोप ऑफ फ्यूचर वर्क। आखिरी में जो भी आपके कंक्लूजन है वो कंक्लूजन आएंगे इस चैप्टर में। इस कंक्लूजन को हम पॉइंट वाइज लिखते हैं, कभी भी पैराग्राफ वाइज नहीं लिखिएगा इसको। जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है आपकी तो क्वांटिटी वाइज लिखिएगा, क्वांटिटी लिखिएगा बस। ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये ऐसा हो रहा है, इस तरीके से नहीं, एग्जैक्ट क्वांटिटी लिखिए कि भाई ये बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, कितने परसेंटेज बढ़ रहा है, कि नई वैल्यू क्या है। ठीक। हर एक कंक्लूजन 40 to 50 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, पॉइंट वाइज होना चाहिए और इतने ही पॉइंट का होना चाहिए। लास्ट पॉइंट में इंक्लूड एप्लीकेशन ऑफ द फाइंडिंग। तो आखिरी में एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है। और आखिरी में इस चैप्टर के जरूर मेंशन करिए एक अलग से सब हेडिंग देके कि जो आगे आने वाले जो लोग हैं जो अगर इसमें काम करना चाहें तो वो और क्या कर सकते हैं। आपका एक सजेशन रहेगा, स्कोप ऑफ फ्यूचर वर्क आप बताएंगे ताकि दूसरों को आपके प्रोजेक्ट से कुछ बेनिफिट मिले और आपके काम को वो और आगे लेके जाए। क्योंकि हम जो 1 साल का टेन्योर होता है प्रोजेक्ट में उसमें हम हर चीज नहीं कर सकते। तो आपने इस काम को यहाँ तक किया है, अगर कोई और इसको आगे ले जाना चाहे तो वो और क्या कर सकता है। तो ये सजेशन या स्कोप ऑफ फ्यूचर वर्क हमको एट द एंड करना चाहिए। लास्ट में रेफरेंस आता है। रेफरेंस क्या है? जो चैप्टर 2 या चैप्टर 1 या कहीं पे भी आपने कोई चीज कहीं से ली है तो यहाँ पे उसको प्रॉपर रेफर करेंगे कि भाई हमने यहाँ से ली है। ठीक। तो इसको प्रॉपर नंबरिंग के साथ करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे रेफरेंस में आपने दिया 1 नंबर कोई चीज का, तो जहाँ पे आपने यूज किया है वहां पे भी उसमें 1 नंबर लिखा होगा ताकि जो रीडर है उसको पता लग जाए कि 1 नंबर देख के कि ये रेफरेंस में यहाँ से वो चीज ली गई है। जो रेफरेंस लिखने का जो तरीका होता है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि आप गूगल स्कॉलर खोलिए, गूगल स्कॉलर में जाइए और वहां पे कोई भी एक पैटर्न निकाल के उससे लिख लीजिए। आप कोई भी टाइटल, पेपर का टाइटल टाइप करेंगे तो वो पेपर ओपन होगा। वहां पे आपको 4 या 5 ऑप्शन रहेंगे कि आपको रेफरेंस कौन से पैटर्न में चाहिए, कोई भी एक पैटर्न यूज कर लीजिए और उसी के थ्रू आप रेफरेंस लिखिए। अगेन कोशिश करिए कि रिसेंट पेपर आप यूज कर सके, रिसेंट रेफरेंसेस आप यहाँ पे यूज कर सके ताकि जो रीडर है उसको इंटरेस्ट हो कि भैया ये जो काम है ये जो रिसेंट काम हुआ है उसका अपडेशन है। अगर आप बहुत पुराना पेपर लेंगे और उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो क्या होगा कि सामने वाले को लगेगा कि ये तो बहुत पुराना काम है। तो रिसेंट वर्क में काम करिए। जो रेफरेंस है उसमें क्या क्या चीजें होती है रेफरेंस में? सबसे पहले तो ऑथर का नाम होता है कि इसने काम किया है, पेपर का टाइटल होता है, जर्नल का नाम होता है कि किस जर्नल में पब्लिश हुआ है, उस जर्नल का वॉल्यूम नंबर होता है और ईयर ऑफ पब्लिकेशन होता है। तो ये जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है इससे समझ में आता है कि आपने जो स्टडी की है, पुरानी स्टडी जो की है वो कितनी रिसेंट है। ठीक। हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमको जो रिपोर्ट बनी है उसका प्लेगरिज्म चेक करना बहुत जरूरी है। उसका हम प्लेगरिज्म चेक करेंगे। प्लेगरिज्म क्या होता है? प्लेगरिज्म ये बताता है कि आपने कितनी चीजें पुराने रिसर्च डेटाबेस से कॉपी की है। ठीक। तो हमको ये चीज कम से कम करनी है। मिनिमम 15% से ज्यादा प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। ठीक। उसके बाद किसी भी मास्टर डिग्री में, मतलब पीजी डिग्री में, ये प्लेगरिज्म चेक करना कंपलसरी होता है। प्रोजेक्ट जो हमारा बीटेक प्रोजेक्ट होता है या कोई भी यूजी का प्रोजेक्ट होता है उसमें भी हम प्लेगरिज्म चेक करें तो बहुत अच्छी बात होती है। और उस प्रोजेक्ट
रिपोर्ट के एट द एंड हम उसकी एक कॉपी लगा दें, तो बहुत शानदार हो जाएगा। सामने वाले को ये रिफ्लेक्ट होगा कि भैया नहीं, इसका काम ओरिजिनल है, इसने कहीं से पूरा का पूरा कॉपी नहीं किया। ठीक। बहुत सारे प्लेगरिज्म चेकर अवेलेबल है ऑनलाइन, जो कि फ्री में आपका प्लेगरिज्म चेक करते हैं। जनरली जो रेपुटेड इंस्टीट्यूट होते हैं वो टर्निटिंग यूज करते हैं, और अभी एक नया सॉफ्टवेयर आया है ड्रिलबिट, उसका भी यूज काफी हो रहा है। तो ये हो गया हमारा प्लेगरिज्म चेक। प्लेगरिज्म चेक हमको करना ही चाहिए ताकि हमारा रिसर्च ओरिजिनल बन सके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपनी सबमिट करें तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। क्या क्या? कि बहुत अच्छे से अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़िए। हम जल्दबाजी में अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद ही अच्छे से नहीं पढ़ते और सबमिट कर देते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। अपने पढ़ने के बाद अपने किसी दोस्त को बोलिए कि भाई हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बार पढ़ लो, क्योंकि दूसरे जो गलती निकाल सकते हैं, हमको जो नहीं दिखती गलती वो दूसरे निकाल सकते हैं। और उसके बाद अपने सुपरवाइजर को जरूर बोलिए कि भाई सर हमारी ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप पढ़िए और इसमें कुछ करेक्शन बताइए। तो जब ये 3 फेज से निकल जाएगा आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो उसमें गलती होने की चांसेस बहुत ही मिनिमम हो जाएगी, नहीं के बराबर। तो ये था फंडामेंटल्स एंड टेक्निक्स ऑफ राइटिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आई होप ये आपके बहुत काम आएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।